जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस सप्ताह में विभिन्न समाचार पत्रों में आए हुए महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स की और उनके बारे में पूरी चर्चा दोस्तों आपके साथ करूंगा। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी बातें हैं दोस्तों वो भी हम लोग आज यहां सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ, जो कि आज का टॉपिक है पहला, कूलिंग द प्लैनेट। जी हां दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं। ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हमारे देश क्या कर रहे हैं, भारत स्पेशली क्या करने वाला है और आगे क्या प्लानिंग है, क्या चुनौतियां, इसके बारे में पूरी बात दोस्तों आज हम करेंगे। अगर दोस्तों हाल ही की बात करें तो ये न्यूज में टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी नवंबर 2021 में दोस्तों ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां सेशन होने वाला है और यहां सभी देश दोस्तों आकर मिलने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं इस बात पर कि किस तरीके से आगे की चीजें करी जाए, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रभावों को रोका जाए और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, किस तरीके से ओजोन लेयर को बचाया जाए। इस मामले पर चर्चा करने के लिए नवंबर 2021 में दोस्तों ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप का 26वां सेशन होने वाला है। और यहीं पर दोस्तों जो एक क्लाइमेट लीडरशिप है वो दोस्तों यहां पर किगाली अमेंडमेंट देखने वाली है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। जी हां, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने किया था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो किगाली अमेंडमेंट है उसकी भी बात दोस्तों यहां पर होने वाली है कॉप 26 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है नवंबर 2021 में दोस्तों, उसी की चर्चा हम लोग यहां पे करेंगे। अब दोस्तों अगर भारत की बात करें तो अभी हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने दोस्तों अप्रूवल दिया है रैटिफिकेशन का किगाली अमेंडमेंट को। जी हां, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली अमेंडमेंट है उसको दोस्तों अभी हमारी यूनियन कैबिनेट ने रैटिफिकेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है, हमें डिप्लीट द ओजोन लेयर, फेज डाउन ऑफ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बाय इंडिया। यानी इसके अंतर्गत हमें जो हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स हैं यानी जो एचएफसीज हैं उनको दोस्तों डाउन करना है, जो ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं ऐसे सब्सटेंस का इमिशन दोस्तों हमें कम करना है। अगर ये हमने एग्रीमेंट को माना है, अमेंडमेंट को माना है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे एचएफसीज हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज्यादा पोटेंट हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारी ओजोन लेयर को दोस्तों। यहीं पर दोस्तों बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझना चाहें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से कितने ज्यादा खतरनाक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमने दोस्तों एचएफसीज को डाउन कर दिया, अगर हमने एचएफसीज का इमिशन खत्म कर दिया, तो जो हमने एक अनुमान लगाया है कि अपनी जो ये सेंचुरी है इसके एंड तक अगर एचएफसीज का हमने जो रिडक्शन करना है वो कर लिया तो 0.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान पृथ्वी का बढ़ना है वो नहीं बढ़ेगा। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान टेम्परेचर जो है वो इस पृथ्वी का बढ़ जाना है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, वो नहीं बढ़ेगा अगर हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया दोस्तों। और इसी टारगेट को अचीव करने के बाद दोस्तों 90% तक रिडक्शन हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के, जो एचएफसीज के द्वारा होना चाहिए था उसमें दोस्तों 90% तक रिडक्शन हम कर लेंगे। इतना बड़ा ये मिशन है दोस्तों जो इंडिया को मिला है, इंडिया रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों इसका इतना बड़ा शेयर। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जो कि ओजोन लेयर को बचाने के रूप से, बचाने की उम्मीद से दोस्तों 1987 में किया गया था, मकसद इसका यही था क्या, सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट मेड इन द 1987। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये उन सब्सटेंस के बारे में था जो कि ओजोन लेयर को दोस्तों कम करते हैं, ओजोन लेयर को पतला करते हैं या ओजोन लेयर को खराब करते हैं, ये उन सब्सटेंस के बारे में था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। यानी ऐसे सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन खत्म करना, ऐसे सब्सटेंसेस का इंपोर्ट खत्म करना जो कि हमारी ओजोन लेयर को खराब कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, ऐसी चीजों को दोस्तों एटमॉस्फेयर से निकालना, एटमॉस्फेयर में ना रखना, यही दोस्तों हमारे इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का दोस्तों एक क्या था, ऑब्जेक्टिव था। वियना कन्वेंशन का नाम सुना था हमने, तो इसके अंदर इट सिट्स अंडर द वियना कन्वेंशन। जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये दोस्तों वियना कन्वेंशन के अंतर्गत ही आता है और इसका मकसद एक ही है, क्या है कि प्रोटेक्शन करना, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करना, यही दोस्तों इसकी एक ऑब्जेक्टिव है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ध्यान रखना है भारत भी दोस्तों इसमें एक पार्टी बना, कब बना, 19 जून 1992, 19 जून 1992 को भारत दोस्तों इसमें भागीदार बन गया था। भारत ने भी दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव को, इस प्रोटोकॉल को दोस्तों अपना लिया था।
अब अगर बात करें दोस्तों किगाली अमेंडमेंट की, किगाली अमेंडमेंट और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या हैं, तो इसकी भी एक बार हम बात कर ले रहे हैं दोस्तों। अगर हम किगाली अमेंडमेंट की बात करें तो ये भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू ग्रेजुअली रिड्यूस द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमने ये किगाली अमेंडमेंट दोस्तों यहां पर किया है, जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनकर सामने आया है। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है दोस्तों, ये हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं अर्थ की प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को दोस्तों। इसीलिए इन सब्सटेंस को रोकना, इनको बनाना, इनके प्रोडक्शन पर दोस्तों रोक लगाना बहुत जरूरी है। अगर बात करें इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की, तो इसमें देखिए दोस्तों निम्न टाइप के जो कंपाउंड है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं, इसमें हेलोन्स आ जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमोक्लोरोमीथीन है। इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं दोस्तों, ये सभी दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कहलाए जाते हैं और ये सभी हमारी ओजोन लेयर को दोस्तों नुकसान पहुंचाते हैं। इन सभी को रोकना, इन सभी के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, इन सभी के कंजप्शन को रिड्यूस करना दोस्तों बहुत जरूरी है और उसी के लिए दोस्तों किगाली एग्रीमेंट यहां पर किया गया है। अगर किगाली अमेंडमेंट की हम बात करें तो इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट डिजाइन टू क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन द इंटरनेशनल लॉ। यानी दोस्तों ये एक तरह का बाइंडिंग प्रोटोकॉल होगा, एक तरह का बाइंडिंग हमारा एक लॉ होगा, एक बाइंडिंग हमारा एग्रीमेंट होगा, जिसमें सभी देश दोस्तों बॉन्ड होंगे वो काम करने के लिए जो उन्हें दिए जाएंगे। यानी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो पूरी तरीके से बॉन्ड यहां पर होंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं, व्हाइल एचएफसीज डू नॉट डिप्लीट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, they have high global warming potential ranging from 12 to 14,000 which has an adverse impact on the climate। यानी जो हमारे एचएफसीज हैं ये दोस्तों जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसको भले से डिप्लीट ना करें, लेकिन दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में ये बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं और बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट दोस्तों हमारे एनवायरमेंट पर, हमारे क्लाइमेट पर दोस्तों ये डालते हैं। अगर बात करें दोस्तों कि किगाली अमेंडमेंट से हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक कैसे पहुंचेंगे या क्या संबंध है दोनों में या किस तरीके की चीजें यहां पर किगाली अमेंडमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है, तो एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। दोस्तों दोनों की बात करें तो व्यूड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटीज। जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो विश्व का मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी दोस्तों बन के सामने आया है। Seeks to bring down use of chemical depleting the planet's stratospheric ozone। यानी ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो केमिकल का यूज करना बंद किया था इस प्रोटोकॉल के माध्यम से, वो लगभग बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है और कई देशों ने इसमें दोस्तों प्रगति की है। यहीं पर अगर बात करें किगाली अमेंडमेंट की तो दोस्तों ये 2016 में ग्लोबली अडॉप्ट किया गया था और 2019 से दोस्तों ये इफेक्टिव हुआ है। इसका भी एम यही है, क्या, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के यूज पर लिमिटेशन लगाना, इसको लिमिटेड करना। यही दोस्तों किगाली अमेंडमेंट का एक उद्देश्य है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है और इसका दोस्तों एक एम है। वहीं मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल में भी दोस्तों यूज ऑफ केमिकल्स पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। जितने भी प्रकार के केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको रोकने का प्रयास यहां पर किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अब दोस्तों अगर एचएफसीज की बात करें तो आर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग बट कैरी कैटास्ट्रोफिक वार्मिंग पोटेंशियल। यानी एचएफसीज भले ही से हमारे सीधे तौर पर ओजोन को डिप्लीट नहीं करते, लेकिन दोस्तों क्या करते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग यानी कैटास्ट्रोफिक वार्मिंग पोटेंशियल दोस्तों लेके चलते हैं। जो क्या करता है, गिवन दे आर ऑलमोस्ट 1000 टाइम मोर पोटेंट देन द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम से कम 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पोटेंट। यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में दोस्तों ये पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, पूरी तरीके से दोस्तों अपना योगदान देते हैं। इसीलिए इनका रुकना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब किगाली अमेंडमेंट की अगर बात करी जाए तो इसका क्या टास्क है, टास्क है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस to cut the production and use of SFCs by 85% of the 11-13 levels by 2036। यानी किगाली अमेंडमेंट जिन भी देशों ने किया है उनके यहां जो इंडस्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को इस बात के लिए बॉन्ड होना पड़ेगा कि वो 2036 तक अपना 85% जो एचएफसी इमिशन है उसे खत्म कर दें।
कहां से कंपेयर करते हुए? 2011-2013 से। यानी जो भी नेशंस इस किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत आएंगे उसमें जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो 2011-12 में जितना भी एचएफसी इमिट करती थी, अब 2036 तक उन्हें वो 85% रिड्यूस करना होगा, यानी कम इमिट करना होगा। इसी प्रकार जो डेवलपिंग नेशंस हैं इंक्लूडिंग चाइना, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका विल नीड टू कट बाय द 80% फ्रॉम 2022 लेवल्स बाय 2025। यानी जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना, ब्राजील या साउथ अफ्रीका जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितना ये आज यानी 2020 से लेकर 2022 तक जितना भी एचएफसी अभी इमिट कर रहे हैं, इनको 80% कट करना होगा। कब तक? 2045 तक। यानी इनको ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी, ऐसी तकनीक बनानी पड़ेगी, ऐसी ऊर्जाओं का प्रयोग करना पड़ेगा जिसमें एचएफसी का दोस्तों क्या ना हो, उत्पादन ना हो, उनका इमिशन ना हो, इनको ग्रीन एनर्जी की ओर जाना होगा, तभी दोस्तों ये टारगेट को अचीव कर पाएंगे। 2045 तक, 2020-22 से 2045 तक सभी डेवलपिंग कंट्रीज को अपना 80% जो एचएफसी रिडक्शन है दोस्तों वो करना ही करना होगा। यहीं पर अगर हम बात करें भारत की, इंक्लूडिंग इंडिया एंड ईरान विल नीड टू कट 85% फ्रॉम 2024 बाय 2047। यानी इंडिया और ईरान को भी दोस्तों अपना ये जो एचएफसी का उत्पादन है वो घटाना पड़ेगा। कितना? 2024 से 2026 में जितना भी ये लोग करना चाहें करें, उसके बाद दोस्तों 2047 तक इन्हें 85% का एक रिडक्शन रेट यहां पर दिखाना पड़ेगा। इस चीज के लिए दोस्तों ये बॉन्ड है। तो ऐसे बॉन्डेशन करके दोस्तों हम अपने अर्थ को बचा भी सकते हैं और ये बहुत जरूरी भी दोस्तों हो जाएगा ताकि हम नई ऊर्जाओं की ओर बढ़ें। दोस्तों अगर हम बात करें एक ऑफिशियल एस्टीमेट की यहां पे बात करें तो दोस्तों पाथवे जो है अगर ये हमने अचीव कर लिया, सभी देशों ने इतना इतना रिडक्शन जो मैंने आपको बताया ये कर लिया, तो हमारी पृथ्वी का जो एक टेम्परेचर दोस्तों 0.5 डिग्री का बढ़ना है वो नहीं बढ़ेगा। वरना ये तय है दोस्तों कि 2100 के आते आते, सन 2100 के आते आते पृथ्वी का टेम्परेचर दोस्तों 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। इतना एचएफसी, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी चीजें हम लोग इमिट कर चुके होंगे। इसीलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के अमेंडमेंट पे सभी देश साइन करें, सभी देश को रेटिफाई करें और सभी देश दोस्तों इसकी तरफ काम करें। जैसा कि हम सभी को पता है जो हमारा एचएफसीज हैं यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये मेनली दोस्तों कूलिंग या रेफ्रिजरेशन जैसे सिस्टम्स के द्वारा दोस्तों निकलते हैं। तो यही दोस्तों वो चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज मेकिंग में इंटेंस हमारे हीट वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं और दोस्तों बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं। तो हम सभी को चाहिए कि कूलिंग सिस्टम्स को अपने बदलें या हमारे साथ एक नई टेक्नोलॉजी ऐसी जुड़े जिससे दोस्तों हम इस तरफ दोस्तों पहुंच पाए। अगर हम किगाली की बात करें दोस्तों, किगाली अमेंडमेंट की बात करें तो ये यही करता है, एचएफसी रिडक्शन लीगली बाइंडिंग, यानी सभी देशों को बाइंड करता है, बॉन्ड करता है सभी पार्टीज को कि वो एचएफसी के प्रयोग में रिडक्शन लाएंगे, यानी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है उसके यूज में कमी जरूर लेके आएंगे और वो कमिटेड होंगे इस बात के लिए दोस्तों कि वो अपने जो टारगेट है उनको अचीव करें। उसके लिए पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क दोस्तों उन्हें बनाना पड़ेगा और ये सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल ही बॉन्डेशन में आएंगी। इसीलिए दोस्तों ये फायदेमंद लग रहा है कि इसका इफेक्ट जरूर दोस्तों निकल के आएगा। अब यहीं पर दोस्तों अगर इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट की बात करें कि भारत ने कौन कौन से कमिटमेंट कर रखे हैं, तो भारत दोस्तों हमेशा से ही आगे रहा है इन चीजों में, चाहे एनवायरमेंट की बात हो या सोशल स्ट्रक्चर की बात हो, भारत हमेशा से ही अपने सारे उद्देश्यों को, सारे टारगेट्स को पूरा करता रहा है और इसमें आगे बढ़ चलकर दोस्तों भारत का योगदान रहा है। अगर भारत की हम बात करें दोस्तों तो एक लीडरशिप के रोल में दोस्तों भारत है, क्योंकि ओजोन एक्शन दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमें लेना था उसमें दोस्तों भारत ने बहुत ही बढ़िया यहां पर प्रदर्शन करके दिखाया है। जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थे उसमें दोस्तों उनके रेटिफिकेशन में और उनके सभी चीजों में दोस्तों भारत ने बहुत अच्छा दिखाया है, स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड रेटेड द इनोवेशन। तो भारत ने वहां पर दोस्तों काफी अच्छा करके दिखाया है और भारत ने आगे भी कहा है कि जितने तरह के हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जितने तरह के हमारे पास रेफ्रिजरेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या जो भी और तरह के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर एचएफसी का इंक्लूजन होता है, वहां पर हम लोग काम करेंगे और वहां पर दोस्तों हम लोग सुधार लेके आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो जो कूलिंग एक्शन प्लान था 2019 का दोस्तों, उसके भी टारगेट सेट कर दिए भारत ने फॉर रिड्यूसिंग दैट ऑफसेटिंग फॉर क्लाइमेट थ्रेटनिंग
and effects of cooling and the refrigeration in evidence of the exemplary climate responsibility। यानी भारत ने पहले से ही कूलिंग एक्शन प्लान दोस्तों 2019 में ले लिया है, जिसके तहत दोस्तों भारत इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रहा है कि किस तरीके से भारत को रिड्यूस करना है उन चीजों को जो क्लाइमेट को थ्रेटन कर रही है या क्लाइमेट को गर्म कर रही है, हार्म कर रही है। उन चीजों को यहां पर रोकने के लिए पहले से ही भारत ने कूलिंग एक्शन प्लान दोस्तों 2019 में ही लागू कर दिया है। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो भारत उन सभी देशों में शामिल है, उन बहुत कम देशों में शामिल है दोस्तों जिनका क्लाइमेट कमिटमेंट दोस्तों पूरा हुआ है। द पाथ टू पुलिंग इट्स वेट टू कीप वार्मिंग अंडर 2 डिग्री बाय 2100। यानी भारत उन बहुत कम देशों में शामिल है जो कि उस टारगेट से ही बंधे हुए हैं जिसमें 2100 तक, सन 2100 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं बढ़ने देने का उद्देश्य शामिल है। जी हां, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ये उद्देश्य दोस्तों ले रखा है कि किसी भी सूरत में सन 2100 तक पृथ्वी का तापमान कम से कम 2 डिग्री ही बढ़ने देंगे, 2 डिग्री से ऊपर किसी हाल में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस बात की सारी जो चीजें हैं उसमें भी दोस्तों भारत शामिल है, उसके लिए भारत लगातार दोस्तों यहां पे प्रयास कर रहा है। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं दैट हैव स्ट्रिक्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑन क्लाइमेट एक्शन डिस्पाइट द ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ देयर एम्बिशियस एक्शन नीड टू टेक नोट। यहां पर दोस्तों भारत के द्वारा एक बात कही गई कि डेवलप्ड जो नेशन है, जो विकसित देश हैं, उनको भी दोस्तों अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर और यहां पर दोस्तों ग्लोबल सेलिब्रेशन दोस्तों करना होगा क्लाइमेट एक्शन के लिए, और यहां पर दोस्तों उनको रिस्पांसिबिलिटी अपनी निभानी होगी, वो भी ताकि आगे आए और अपनी चीजों को संभाले और अपने उद्देश्यों में दोस्तों बाकी चीजों का प्रयोग करें। Beyond the Montreal Protocol, as it exists now, the world needs to act as many ozone damaging emissions। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद भी दोस्तों बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विश्व में हो रही हैं जिनकी वजह से ओजोन दोस्तों गड़बड़ हो रही है, डैमेज हो रही है। उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे सोचने की, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम बात करें दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड की, तो ये भी दोस्तों एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन में। तो इसको भी दोस्तों रोकने की जरूरत है। यहां पर भी दोस्तों कुछ हमें काम करने की जरूरत है ताकि जो एंथ्रोपोजेनिक जो इमिशन है नाइट्रस ऑक्साइड का, वो भी दोस्तों यहां पर रोका जाए ताकि उसको भी दोस्तों हम लोग संभाल सके। इसके साथ साथ दोस्तों जो तेजी से स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जो अंतरिक्ष में तेजी से दोस्तों प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तेजी से हमारे सैटेलाइट दोस्तों वहां पे लॉन्च हो रहे हैं, तो उसने भी दोस्तों ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाया है और आगे भी दोस्तों पहुंचा सकता है। एक ऐतिहासिक नुकसान दोस्तों वहां पर पहुंच सकता है, तो उसको भी दोस्तों यहां पर हील करने की जरूरत है, उसको भी दोस्तों यहां पर देखने की पूरी जरूरत महसूस होती है। यहां पर दोस्तों एक चार्ट मैंने आपको दिखाया है इस डायग्राम के माध्यम से। इस चार्ट को एक बार देखेंगे तो आपको यहां समझ में आएगा कि किस तरीके से दोस्तों हम लोग कितना कितना जो वेस्ट चीज है जो ओजोन को नुकसान कर रही है हम लोग इमिट कर रहे हैं। ये अलग अलग आंकड़े दोस्तों पूरे चार्ट में आपको दिख रहे होंगे। इसमें दोस्तों जो ऑरेंज, रेड और येलो जो लाइन दिख रही है आपको, वो सारी दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ही हैं। जो बाकी ग्रीन दिख रहा है दोस्तों वो नेचुरल इमिशन है दोस्तों। तो आप देखिए कितने बड़े स्तर पर हम लोग ये इमिशन कर रहे हैं, कितने बड़े स्तर पर हम नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को दोस्तों एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं। इनको दोस्तों रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको काम करने की, इन पर काम करने की दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरत यहां पर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आगे भी न्यूज देखेंगे हम लोग। इस चार्ट की बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों यहां पर अगर बात करें इंडिया अचीवमेंट की कि भारत ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, कमिटमेंट तो हमने देखे भारत ने क्या क्या किए हैं, अब भारत के अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं, किस तरीके से भारत ने अचीव किया है अपने उद्देश्यों को, अपने टारगेट को, तो उस पर भी दोस्तों हम लोग यहां पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जिसमें दोस्तों भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इंटरनेशनल जो एनवायरमेंट ट्रीटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उस पर दोस्तों भारत ने काफी कुछ किया है और काफी अग्रणी हिस्से में दोस्तों खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत ने काफी ज्यादा यहां पर जितने भी उसके उद्देश्य थे, टारगेट थे, उनको लगभग दोस्तों यहां पर पूरा किया है। किगाली अमेंडमेंट की बात करें तो अभी हाल ही मैंने बताया आपको कि अपनी यूनियन कैबिनेट ने किगाली अमेंडमेंट पर भी दोस्तों अपना रेटिफाई करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। यहां पर भी दोस्तों सारे कमिटमेंट को फॉलो करने के लिए भारत तैयार है, और यहां पर भी दोस्तों टू रेटिफाई एंड सिग्नलिंग दैट अ रैपिड ग्लोबल मार्केट ट्रांजिशन इज सून टू बिगिन। यानी बहुत ही तेजी से भारत में इस पर भी काम होने वाला है, और भारत की सरकार और भारत की बाकी एजेंसियां इस फील्ड में दोस्तों काम करने वाली हैं, जिससे हम लोग एचएफसीज के रिडक्शन को भी दोस्तों बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे, और वहां पर भी दोस्तों बहुत ही तेजी से भारत अपना दमदार प्रदर्शन करके दिखाएगा।
अगर यहां जरूरत की बात करें तो भारत को दोस्तों इंडिया विल डेवलप अ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फेजिंग डाउन एचएफसीज इन द कमिंग ईयर। भारत अगले वर्षों में दोस्तों पूरी एक नेशनल स्ट्रेटजी को अनाउंस करने वाला है, लाने वाला है कि एचएफसीज को कैसे डाउन किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों पूरी इंडस्ट्री हमारे तैयार है। 2023 तक का हमारा एक टारगेट है कि 2023 तक हम लोग दोस्तों इस स्ट्रेटजी को ले आएंगे और उस पर दोस्तों काम करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत को एक बहुत जरूरत है, गवर्नमेंट को बहुत जरूरत है, प्लान टू अपडेट इज एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क बाय मिड 24। यानी जो अभी का हमारा फ्रेमवर्क है, अभी का जो हमारा फ्रेमवर्क है उस पर दोस्तों किस तरीके से रोक लगाई जाए, या उसको किस तरीके से सुधार दिया जाए, या उसको किस तरीके से दोस्तों रोका जाए जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है एचएफसीज का वो ना बचे दोस्तों, वो जो है कम हो जाए। इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर बहुत सारे रूल्स को अलाउ करने की जरूरत है, एप्रोप्रिएट कंट्रोल लेने की जरूरत है ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद द किगाली अमेंडमेंट। यानी भारत सरकार को चाहिए कि अब थोड़े से कड़े नियम उनको बनाने पड़ेंगे, थोड़े से कड़े कदम उनको उठाने पड़ेंगे ताकि वो अपने एचएफसीज की रिडक्शन को दोस्तों हासिल कर पाए और किगाली अमेंडमेंट के अपने जो कमिटमेंट है उनको दोस्तों यहां पर पूरा कर पाए। भारत के अगर कमिटमेंट की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ग्लोबल और डोमेस्टिक एनवायरमेंटल को देखते हुए भारत ने अभी यहां पर कहा है कि वो अपने एचएफसीज के प्रोडक्शन में डाउन लाएगा, रिड्यूस करेगा उसको। इसके द्वारा दोस्तों ऐसा नहीं केवल एनवायरमेंट ही आगे बढ़ेगा बल्कि ये बूस्ट करेगा, बूस्ट टू इंडियाज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ग्रोथ। क्योंकि नई डिवाइसेस को बनाना होगा, नई तकनीक को बनाना होगा, नए इनोवेशंस करने होंगे दोस्तों, नई मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी पड़ेगी। नई मैन्युफैक्चरिंग होगी तो नई डिमांड आएगी और मार्केट को भी दोस्तों यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। यानी एक इकोनॉमिक बूस्ट, एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी दोस्तों यहाँ पर हमें मिल सकता है। इसके लिए दोस्तों इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से भारत में इस समय इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तेजी से भारत में विदेशी कंपनियां जो है अपना इन्वेस्टमेंट ला रही हैं, तेजी से विदेशी लोग जो है यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो उस तरीके से भारत दोस्तों काफी अट्रैक्ट कर सकता है विदेशी कंपनियों को इस चीज में। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करें, अगर आगे बात करें तो ग्लोबल मार्केट पैलेस में भी दोस्तों जो लो जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेंट प्रोडक्शन है उनके यूज को भी दोस्तों हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। यानी जितने भी हमारे लो जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेंट प्रोडक्शन हैं उनके दोस्तों प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको हम लोग लीड दे सकते हैं, उनके दोस्तों प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के बाद उनको अडॉप्ट करने का भी मन दोस्तों यहां पर रख सकते हैं, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरर और जो हमारे स्टेक होल्डर्स है दोस्तों वो इस बात पे एग्री करेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इफेक्टिव व्हीकल फॉर रेफ्रिजरेंट मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी यहां पर दोस्तों ऐसा भी ना हो कि हमारी इंडस्ट्रियां जो है दोस्तों खराब हो जाए या इंडस्ट्री को नुकसान हो जाए, इस बात का भी हमें यहां पर ध्यान रखना होगा ताकि हमारे जो पहले से जो बिजनेस है, जो पहले से हमारी इकोनॉमी है, उसको भी दोस्तों नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान होता भी है तो उसकी भरपाई के लिए भी दोस्तों यहां पे हमें प्लान करना पड़ेगा, किस तरीके से उसकी भरपाई हो ये भी दोस्तों हमें यहां पे सोचना पड़ेगा। Early adoption now signals to the industry that India will continue to have strong demand for low GWP equipment. This will help attract the industry to the manufacturer in India. यानी दोस्तों यहां पर एक बात और देखने में आई है कि भारत में जिस तरीके से जल्दी से अडॉप्ट करने की जो एक चीज आई है, जल्दी से अडॉप्ट लोग कर रहे हैं नई चीजों को। अभी आपने देखा होगा मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक बाढ़ आई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कई कंपनियों ने दोस्तों यहां पे लॉन्च किए थे और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से पहले ही दोस्तों प्री बुकिंग में चले गए, प्री बुकिंग भी दोस्तों हाउसफुल हो गई। तो ऐसा एक प्री एडॉप्शन, एक ऐसा अर्ली एडॉप्शन दोस्तों एक सिग्नल दे रहा है कि भारत दोस्तों बहुत तेजी से और बहुत मजबूती से दोस्तों इन चीजों को कवर करने वाला है और जो भी नई डिवाइस, नई तकनीक आने वाली है उसको भारत बहुत तेजी से कैच करने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत हेल्प करने वाला है भारत की मैन्युफैक्चरिंग को, भारत की इंडस्ट्री को और एनवायरनमेंट को दोस्तों जाहिर तौर पर ये फायदा करेगा। किगाली अमेंडमेंट को दोस्तों रेटिफाई करने के लिए दोस्तों हमने बात की यहां पे, डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडिया हैज अ प्लान टू प्रोवाइड मच नीडेड कूलिंग फॉर मिलियंस व्हाइल बैलेंसिंग द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। यानी भारत ने एक बात यही कहा कि किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई करने के अप्रूवल देने का मकसद एक ही है कि भारत को इस समय चाहिए कि सभी लोग जो हैं दोस्तों गर्मी से बचें, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ वो ना जाएं और हमारी इकोनॉमी को भी दोस्तों एक बूस्ट मिले, एनवायरनमेंट को भी सुरक्षा मिले। इसलिए दोस्तों ने यहां पर भारत ने इस बात को आगे बढ़ाया। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या कंक्लूजन है इसका, तो हम सीधी बात जानते हैं कि एक क्रिटिकल हमारे सामने प्रॉब्लम तो है ही और हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने फ्यूचर को एक लो कार्बन फ्यूचर हम लोग कैसे बनाएं। इसके लिए दोस्तों हमने यहां पर रेटिफाई किया किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और हमने पूरी यहां पर पूरी मंत्रणा की है, पूरी योजना बनाई है कि किस तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यहां पे कम किया जाए। दोस्तों देखते हैं आगे क्या चीजें हमारे सामने होने वाली हैं, उन सब चीजों को हम लोग करेंगे।
हमें बहुत सारे स्मार्ट पॉलिसीज और बायलॉज बनाने ही पड़ेंगे दोस्तों। जिस तरह का मार्केट इस समय है उसको एकदम से चेंज करने के लिए बहुत तेजी से और बहुत होशियारी से उसको हमें काम करना होगा। ये बूस्ट जरूर करेगा दोस्तों, हमारी जो एक एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसको दोस्तों बहुत बूस्ट करेगा और बूम लेके आएगा दोस्तों स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी में। कमिंग ईयर्स में बहुत तेजी से दोस्तों बूस्ट मिलेगा आपको, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहला हमारा काम वही है कि किसी भी तरीके से दोस्तों हमारी जो कंट्रीज हैं उनको यहां पर साथ आना होगा और उनको यहां पर एक ग्रुप बनाना होगा, एक समूह बनाना होगा, जिससे सभी कंपनियां या सभी देश मिलकर दोस्तों अर्थ की ओजोन लेयर के नए जो खतरे हैं उनको फेस कर सकें, ताकि उनको दोस्तों रोकने का प्रयास यहां पर किया जा सके। तो ये टॉपिक दोस्तों एक हमारा नया। इसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मुझे जरूर बताइए कि क्या आपको इस टॉपिक में अच्छा लगा। अगले एडिटोरियल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब ये पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है, इसकी भी दोस्तों पूरी बात आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या है ये पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर। बने रहिए हमारे साथ अभी तक इस लेक्चर में। तो दोस्तों अगर पोस्ट मॉडर्न की बात करें, ये कहां से शब्द आया इसकी एक बार बात करते हैं दोस्तों। तो अभी की अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें भारत में, तो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इज इंपरेटिव दैट वी रिक्वायर साइंटिफिक इनोवेशन टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। हम सभी जानते हैं भारत की जो जनसंख्या है वो तेजी से दोस्तों बढ़ रही है, लेकिन जमीन भारत के पास उतनी की उतनी है। अगर जमीन के आंकड़ों को देखा जाएगा तो तेजी से वहां पर भी दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है वो बहुत तेजी से नहीं लेकिन बहुत धीरे धीरे दोस्तों कम होने की कगार पर आ रही है। कई जगहों पर फसलों के उत्पादन में हमें समस्या देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति में हमें साइंटिफिक इनोवेशन चाहिए, हमें वैज्ञानिक इनोवेशन चाहिए, ताकि हम अपनी आगे आने वाली जनसंख्या को दोस्तों फीड कर सकें, उनके लिए भोजन यहां पे पैदा कर सकें। यही चैलेंज दोस्तों भारत को सहना होगा और इसी चैलेंज को दोस्तों देखते हुए हमें पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में सोचने की बहुत तेजी से जरूरत पड़ गई है। अब ये पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर है क्या, तो दोस्तों यहां पे एक वर्ड समझ लीजिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऐसे यानी पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब यही है कि हमारी जो टेक्निक है, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज हम कर रहे हैं कोई काम और आगे जाकर हमें उस काम को हटाना पड़े। जैसे केमिकल और फर्टिलाइजर, एक जमाने में हमने उनका यूज किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन उनकी वजह से दोस्तों आज हमारी धरती बंजर हो रही है। आज हमें उनके ऑप्शंस ढूंढने पड़ रहे हैं और हमें पुराने तकनीकों पर जाना पड़ रहा है। तो ये दोस्तों ना होने पाए, हमें कुछ ऐसे मेथड, ऐसे इनोवेशन लाने होंगे जो सस्टेन रहे, हमेशा सस्टेनेबिलिटी को वो पाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दोस्तों उसी को बोल रहे हैं और उसी को हम लोग दोस्तों पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर भी बोल रहे हैं, ताकि हमारे जो मॉडर्न मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज हैं, जो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनका दोस्तों हम प्रयोग करें और उनको लेके आए, प्रोड्यूसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यूज। यानी हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो कि हमारे पेट को भी भरे और हमारी जेब को भी भरे। ऐसी एग्रीकल्चर दोस्तों यहां पर जरूरत है। इसी को दोस्तों हमने यहां पे पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर का नाम दिया है। अब यहां दोस्तों कुछ शब्द हैं जैसे बायोटेक या फिर नैनोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सबका दोस्तों एंड सच फ्रंटियर डिसिप्लिन्स टू एंड प्रमोट द रिसोर्स एफिशिएंसी। इन सभी रिसोर्सेज का, इन सभी तकनीकों का दोस्तों अब प्रयोग करने की जरूरत आ गई है कृषि क्षेत्र में भी, ताकि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन कृषि सिस्टम, एक बेहतरीन कृषि क्षेत्र दोस्तों हम छोड़ के जाएं। मैनेजमेंट के लेवल दोस्तों में छोड़ के जाएं एग्रीकल्चर में, ताकि वो सभी के समझ में आए और सभी उसका यूज दोस्तों आसानी से कर सकें, बेहतरीन प्रोडक्शन वहां से हो सके। ये भी हमें दोस्तों ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों अगर बात करें पोस्ट ये एग्रीकल्चर की, पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर की, तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे टाइप्स और टेक्निक्स हैं पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर के, जिनका दोस्तों बहुत तेजी से यूज होना चाहिए। द चॉइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्रीकल्चर में कौन से प्रोडक्ट्स को उपजाना है, किन प्रोडक्ट्स की हमें कृषि करनी है, यह सबसे खास बात है। Improvements to the nourishing methods, consideration for health and the safety। दूसरा हमें सोचना है इंप्रूवमेंट टू द नरिशिंग मेथड, यानी किस तरीके से हमें अपनी फसल को नरिश करना है जो कि हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए दोस्तों बिल्कुल सही रहे। इन दो बातों पर सबसे पहले चर्चा करना, एक तो हमें क्या उगाना है और किस तरीके से उसको नरिश करना है, ये दोनों चीजें दोस्तों हमें सोचनी होंगी। इसके बाद दोस्तों मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस आर ऑल विद सच स्कोप।
यानी जो हमने एक बार उजा लिया, जो एक बार हमने उपजा लिया, उसकी मार्केटिंग फिर कैसे करनी है, ये तीन बातों पर हमें काम करना होगा। ये तीन बातों तो पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर के कुछ टेक्निक्स और टाइप्स में आती हैं। फिर दूसरा आता है दोस्तों यहां पे मल्टी फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर विद इट्स इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल डायमेंशन इज ऑलरेडी कमिंग टू द सेंटर। यानी जो एग्रीकल्चर का एक मल्टी फंक्शनल कैरेक्टर है, एनवायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है और सोशल डायमेंशन से भी जुड़ा हुआ है, तो उसको दोस्तों अब मुख्य बिंदु पे लाने की अब जरूरत हमें पड़ रही है। उसके अनुसार दोस्तों हमें काम करना होगा। यहां दोस्तों बात करें नीड फॉर पोस्ट मॉडर्न अप्रोच की, क्या इसकी अप्रोच की हमें जरूरत पड़ रही है, तो कुछ चीजें दोस्तों ऐसी जरूर हुई है जिसकी वजह से हमें अब पोस्ट मॉडर्न अप्रोच दोस्तों अपनानी पड़ रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और वो दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। अब दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो शर्तिया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाया, लेकिन यहां पर दोस्तों बहुत सारे एक डिसएडवांटेजेस, जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंस थे, वो भी हमें देखने को मिले। एक एक करके उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करिए है तो ट्रिपलिंग फूड ग्रेड प्रोडक्शन, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज वेंट अप टू 10-fold इन इंडिया। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते जो एक दोस्तों नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़ा, जो उनको प्रयोग में, उनके एप्लीकेशन में दोस्तों इंक्रीमेंट हुआ, उसने दोस्तों क्या किया, यहां पे थोड़ा सा नुकसान हमें किया। और इस वजह से दोस्तों देखा जाए तो 18% ऑफ ग्रीन हाउस गैस का एमिशन अब एग्रीकल्चर के माध्यम से ही दोस्तों हो रहा है। यानी देखिए कितना बड़ा योगदान है ग्रीन हाउस एमिशन में, एग्रीकल्चर का कितना बड़ा योगदान है, जो वाकई में दोस्तों चिंता वाली बात हो गई है। और इसी की वजह से दोस्तों जो हमारे एग्रोकेमिकल्स एंड ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर जो उनका डिपेंडेंस है दोस्तों, ये भी कुछ ज्यादा ही नकारात्मक दोस्तों प्रभाव आज की डेट में डाल रहा है। यहीं पर बात करें प्लॉट बाय द रैपिडली रिसीडिंग ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स एंड 35% लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज अमंग द लोएस्ट इन इंडिया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से दोस्तों ज्यादा जो हमारा काम हुआ, उसकी वजह से 35% जो लैंड डिग्रेडेशन है दोस्तों, वो हमारे देश में हुआ। और हमारे देश का जो ऑर्गेनिक सॉइल मैटर कंटेंट है, वो सबसे लोएस्ट हो गया है दोस्तों एशिया में। ये कितनी चिंता वाली बात दोस्तों है, जो हमें समझनी होगी और इसके लिए दोस्तों हमें काम करना होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो मोनोकल्चर्स ऑफ व्हीट एंड राइस आर डिस्प्लेसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। जो गेहूं और चावल की खेती हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा, उसने दोस्तों जो एक डाइवर्सिटी थी उसको यहां पर खत्म कर दिया। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम था उसको यहां पर थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचाया है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने देखा किस तरीके से गेहूं और चावल की खेती पर जोर दिया गया, जहां दोस्तों बाकी फसलों को खेती पर बहुत नुकसान दोस्तों यहां पर देखने को मिला। साथ में जेनेटिक होमोजेनिटी has been detrimental to the nutrition while enhancing vulnerability to the biotic and abiotic stresses। यानी जो जेनेटिक होमोजेनिटी है वो भी दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो नुकसान में रही है, वहां पर भी हमें दोस्तों नुकसान झेलना पड़ गया है। इसके अलावा बात करें, नेक्स्ट की बात करें कौन कौन से और हमारी अप्रोच की नीड है, तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसकी बात मैंने पहले की। जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड है, इसका मतलब ही यही है कि ऐसा मेथड, ऐसा सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट जो हमें कभी बदलना ना पड़े, वो हमेशा वैसा ही रहे और आगे तक भी हमारे काम में आए। अ पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इट काउंटर्स द मोनोकल्चरल प्रोडक्शन मॉडल। यानी हमारा जो पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर है, ये पूरी तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मानता है और ये ऐसे ही टेक्निक की बात करता है जिसको आगे कभी बदलना ना पड़े। इट्स एसेंस इज एम्बेडेड इन द हार्डलिंग ऑफ द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। यहां पर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द दोस्तों यूज करना बहुत सही मुझे लग रहा है। इसी की तरफ दोस्तों बढ़ाने के लिए हमें पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब यहां अगर बात करें दोस्तों, देयर आर वेरियस फार्मिंग सिस्टम टुडे फॉर एनहांसिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट विद लेस लैंड, वाटर एंड द एनर्जी। बहुत सारे सिस्टम हमारे पास हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो टेक्निक जो भी हम यूज करेंगे वो जरूर हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगी, हमारी रिस्टोरिंग सॉइल को दोस्तों फर्टाइल करेंगी, रिप्लेसिंग जो वाटर क्वालिटी है उसको दोस्तों देखा जाएगा, इंप्रूव करेंगे हमारी बायोडाइवर्सिटी को और मेंटेन करेंगी हमारी इंटर जनरेशनल इक्विटी को। तो टेक्निक का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जिसकी बात दोस्तों पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर अप्रोच में की जाती है कि नई नई तकनीकों का प्रयोग करना कृषि में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है।
इसके बाद दोस्तों तीसरी बात करें तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये मिशन हमने क्यों शुरू करा? टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द 8 मिशंस ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज। हमारे देश में जो नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसी के अंडर दोस्तों ये एक हमारा मिशन है, नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर से जिस तरह का हमने डेटा देखा कि 18% जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो एग्रीकल्चर से ही यहां पे हो रहा है, तो उसके मद्देनजर हमें बहुत कुछ यहां पे सुधार की जरूरत है। अगर बात करें दोस्तों स्ट्रैटेजी की इन बिल्डअप टू द पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी होंगी, तो उनकी एक बार यहां बात कर लेते हैं। किस तरीके से हम लोग पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर को यहां पे अपना सकते हैं, किस तरीके से इनको लागू कर सकते हैं, तो वो कुछ हम लोग यहां बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका प्रयोग अगर कर लिया, इसको अगर हमने लागू कर दिया तो बहुत हद तक हमारी परेशानियां दोस्तों निपट जाएंगी। अगर हम बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री इज 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। यानी ये जो सिस्टम है ये कैसा है? ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है। यानी यहां पर हम लोग विभिन्न पेड़ों को लगाते हैं जो हमें फ्रूट, फॉडर, फ्यूल, फाइबर और तरह तरह के हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इन चीजों की दोस्तों हम लोग ट्री प्लांटेशन यहां पे करते हैं। अब ट्री प्लांटेशन होने की वजह से दोस्तों जो न्यूट्रिएंट रिसाइकिल है वो भी हो जाता है, कार्बन स्टोरेज भी हो जाता है, क्योंकि जब ट्री लगाएंगे तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एब्सॉर्ब होगी, बायोडाइवर्सिटी का भी दोस्तों प्रिजर्वेशन हो जाता है। जब ट्रीज लगेंगे बायोडाइवर्सिटी वहां पे जनरेट होगी, तरह तरह के एनिमल्स वहां पे आएंगे, सॉइल इरोजन वहां पे कम हो जाएगा और वाटर कंजर्वेशन भी दोस्तों वहां पे हो जाएगा। तो एक तरह का दोस्तों बूस्टअप प्लान है एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसकी वजह से दोस्तों हमें कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। कृषि की कृषि हो गई, एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी बच गया, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी भी आ गई, कार्बन का स्टोरेज भी हमारे पास कम हो गया, साथ में हमारी सॉइल भी अच्छी हो गई और दोस्तों वाटर कंजर्वेशन भी हो गया। तो ये एक दोस्तों बहुत ही फार्मर रेजिलियंस बाय एनहांसिंग द इनकम, न्यूट्रिशन एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट द क्रॉप फेल्यूर जैसा हमें काम करता है दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा मेथड है, हम इसका प्रयोग दोस्तों जरूर कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अब ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है इसकी बात अगर कर लेते हैं। क्या होता है? ये इज अ प्रैक्टिस इन अबाउट 2 मिलियन हेक्टेयर्स primarily in India's wheat rice region. It addresses low efficiency use of water, nutrients and the energy. यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक प्रकार का एग्रीकल्चर है जिसमें बहुत कम मात्रा में पानी का प्रयोग होता है, बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट का प्रयोग होता है और बहुत कम मात्रा में ही ऊर्जा लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम पानी दे रहे हैं फसल को या कम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं पानी का, बिल्कुल सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग न्यूट्रिएंट का और बिल्कुल सही यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग अपने एनर्जी रिसोर्सेज का। जीरो वेस्टेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है, इसीलिए दोस्तों इसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बोला गया है। क्या इसमें इंक्लूड है? जीरो टिलेज, लेसर लेवलिंग, क्रॉप सीक्वेंसिंग, प्रिसिजन इरिगेशन, यूज ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज एंड रिटेंशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एज अपोज्ड टू द बर्निंग। ये सारे मेथड दोस्तों इस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारे सारे टारगेट जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए और इनको अडॉप्ट कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को दोस्तों जो रेनफेड एरियाज होते हैं वहां तक दोस्तों यह को अपनाया जाता है, वहां पर दोस्तों इसको अडॉप्ट किया जाता है, बाकी इलाकों में इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते या नहीं किया जाता, ऐसा रहता है। अभी तक इसकी लिमिट बनी हुई है, लेकिन हम चाहें तो रेनी एरियाज में भी दोस्तों इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, वहां भी इसको हम लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारी तीसरी स्ट्रेटेजी है वो है दोस्तों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी ZBNF। अब ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? तो क्या है? इट हैज अ बैक टू द बेसिक्स अप्रोच वेयर केमिकल फ्री फार्मिंग विद लिग्नस इंटरक्रॉप्स यूजेस ट्रेडिशनल इन सितु बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट एंड लाइव स्टॉक वेस्टेज। यानी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री फार्मिंग दोस्तों होती है। इस केमिकल फ्री फार्मिंग में हमारा मकसद रहता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको यहां पर अपनाया जाए, जो बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट है, जो लाइव स्टॉक वेस्ट है, उसको दोस्तों यहां पर यूज किया जाए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और कल्टीवेशन के लिए। तो ये हमारी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती है। आंध्र प्रदेश दोस्तों ने टारगेट लगाया है, आंध्र प्रदेश हमारा एक है, उसका टारगेट है इंसेंटिव 6 मिलियन फार्मर्स टू अडॉप्ट दिस 8 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2024। यानी आंध्र प्रदेश ने टारगेट फिक्स किया है कि वो अपने 6 मिलियन जो किसान हैं उनकी भूमि को दोस्तों क्या करेगा 2024 तक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर लेके आएगा। तो ये काफी बड़ा टारगेट है, इसको यहां पे पूरा किया जा सकता है।
इसी प्रकार दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो इट बीइंग प्रैक्टिस इन ओनली 2% ऑफ द नेट कल्टिवेटेड एरिया। भारत में दोस्तों केवल 2% जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है उसी में दोस्तों केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। 2% से ऊपर जो 98% भाग है वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों नहीं होती है, लेकिन इसका यूज हम करें, बहुत जरूरी है इसका यूज करना दोस्तों। इसके लिए हमने परंपरागत कृषि विकास योजना को भी स्टार्ट किया 2015 में, जिसके द्वारा दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहां पर आगे बढ़ाया गया। पर दोस्तों अभी ये चलन में नहीं आ पाई है, बहुत कम आ पाई है। हालांकि सिक्किम दोस्तों डिक्लेयर हो गया है ऑर्गेनिक स्टेट 2016 में। सिक्किम पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट दोस्तों बना है, पूरी दुनिया का ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है सिक्किम, जहां की 1 इंच भूमि पर भी दोस्तों कोई भी केमिकल यूज नहीं हो रहा। वहां की हर एक भूमि पर दोस्तों क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों वहां पर की जा रही है, यानी जैविक खेती वहां पर की जा रही है। तो दोस्तों यहां पर एक बात करें सिस्टम्स ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी सिरी, इसकी भी बात कर सकते हैं। इसका भी यूज दोस्तों बहुत काम आएगा पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर अप्रोच को अपनाने में, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, इट यूजेस द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक पोटेंशियल इन प्लांट्स एंड सॉइल एंड इज नोन टू द इंक्रीज राइस यील्ड बाय 20 to 50%। यानी ये क्या करता है, ये बोटेनिकल यानी बायोलॉजिकल और जेनेटिक जो पोटेंशियल है उसका प्रयोग करके दोस्तों फसल की जो उत्पत्ति है उसको बढ़ाता है। हमने देखा है जो राइस है, जो चावल है, उसके यील्ड को दोस्तों 20 से 50% तक बढ़ाया है विद 25 to 50% रिडक्शन इन वाटर यूज, यानी 25 से 50% पानी भी कम यूज करा, उसके बाद भी दोस्तों जो राइस यील्ड है वो 20 से 50% तक बढ़ाया गया। 30 to 40% फ्यूअर एग्रोकेमिकल्स यूज हुए हैं और 80 to 90% लेस सीड वहां पर यूज किए गए, उसके बाद भी दोस्तों यहां पर इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो ये वाकई में एक अच्छा सिस्टम हो सकता है राइस इंटेंसिफिकेशन के लिए, इसको हमें यूज करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हैं, हमने बहुत सारे स्टडीज की बात की, लेकिन दोस्तों पोस्ट मॉडर्न अप्रोच को अपनाने में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और सबसे बड़ा चैलेंजेस है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स। हमारे जो किसान हैं उनके बीच में दोस्तों जो एक अवेयरनेस है वो काफी कम है, उस पर दोस्तों यहां पर काम करने की बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत महसूस है। जब तक वो काम नहीं करेंगे दोस्तों तब तक यहां पे काम होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। सारे काम दोस्तों उन्हीं के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो यहां पर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं या और जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इस बारे में दोस्तों काम करना चाहिए कि हमारे जो किसान है, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनके बीच में इन स्टडीज को अपनाने में एक अवेयरनेस लेके आई जाए। अगर दोस्तों हम एक रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट बाय द काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर फाउंड दैट लेस देन 4% फार्मर हैड अडॉप्टेड द एसए प्रैक्टिस, यानी हमारे देश में क्या 4% से भी कम किसान, 4% से भी कम किसान ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोसेस को यहां पे अपनाया है। तो ये एक दोस्तों चिंता वाली बात है जिस पर हमें दोस्तों काम करने की जरूरत है और इस अवेयरनेस को दोस्तों यहां पे बढ़ाने की जरूरत है। वीक एडॉप्शन एट द ग्रास रूट लेवल, यानी जो एडॉप्शन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, उसको दोस्तों एडॉप्ट नहीं किया जा रहा ग्रास रूट लेवल पर। यह भी दोस्तों यहां पर एक परेशानी का सबब है, क्योंकि हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारा डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है नीति आयोग का दोस्तों, उसने यहां पर देखा कि जो पब्लिक एजेंसीज हैं उनके द्वारा दोस्तों नीचे तक यहां पर ग्रास रूट लेवल तक उनका एडॉप्शन दोस्तों नहीं हो पा रहा। जो वेल इंटेंस पॉलिसीज हैं, मिशंस हैं जो उनके द्वारा चलाई गई हैं, वो दोस्तों लार्ज स्केल पर या रैपिड एडॉप्शन एट द ग्राउंड लेवल पर दोस्तों थोड़ी सी फेल होती दिख रही है। यहां पर उनका एग्जीक्यूशन कराना बहुत जरूरी है ताकि दोस्तों यहां पर काम बन सके। अब दोस्तों आगे की अगर बात करें तो कुछ मुद्दे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे यूज कर सकते हैं। होलिस्टिक असेसमेंट हमारा होना चाहिए और वेरियस ऐसे प्रोग्राम्स का, यानी जो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रोग्राम सरकार द्वारा चल रहे हैं उनको असेस करना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो क्या किसान अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, उनका यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंसेप्शन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐसे मल्टी फंक्शनल नेचर, हमें कुछ ऐसे फ्रेमवर्क बनाने होंगे जिससे हम किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मल्टी फंक्शनल नेचर को समझा पाए और उसके फायदे दोस्तों समझा पाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मीजर्स करने पड़ेंगे प्रोग्रेस ऑफ ऐसे बाय फैक्टरिंग द कंसिडरेशन ऑफ बोथ प्रोडक्टिविटी एंड द एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड द बेनिफिट, हमें इस मामले में दोस्तों काम करना होगा। इसके अलावा दोस्तों डिजाइनिंग अ रिजीम ऑफ मैंडेट्स एंड डिलीवरेबल टू द रेगुलरली मॉनिटर्ड इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, हमें छोटे और लंबी अवधि में दोस्तों एक लगातार मॉनिटरिंग दोस्तों में बनानी पड़ेगी ताकि हम चीजों को देख पाए कितनी चीजें यूज हो पा रही हैं और कितनी चीजें यूज नहीं हो पा रही हैं।
तो अगर दोस्तों इसकी आपने बात करी जाए तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो डिफॉरेस्टेशन है और जो अनसस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन है एग्रीकल्चर का दोस्तों, ये हमारे एनवायरमेंटल ड्राइवर्स को दोस्तों नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक तरह की जोनोटिक डिसीज का काम कर रहे हैं। इनको दोस्तों रोकने के लिए हमें पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर की नीड है, ताकि वो पोस्ट कोविड टाइम्स में दोस्तों या बाकी जो टाइम हमारा आने वाला है उसमें दोस्तों इन रिसोर्सेज को यूज कर पाए और हमारी जो हमारी चीजें खराब हुई हैं उनको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेटल कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रोल ऑफ जुडिशरी इन द इंप्रूविंग लॉ मेकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किस तरीके से हमारे जुडिशरी जो है वो इंप्रूव कर सकती है हमारी लॉ मेकिंग चीजों को, सिस्टम को, वहां पर क्या रोल रहता है हमारी जुडिशरी का, उसकी बात दोस्तों आज के इस पूरे आर्टिकल में हम लोग करने वाले हैं। तो अगर बात करें यहां पर दोस्तों, तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने हाईलाइट किया है एक मुद्दा। हमने पिछले संसद के सदनों में देखा, हमने पिछले विधानसभा के सदनों में देखा कि किस प्रकार से बिना चर्चा के ही बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक जो थे वो दोस्तों पास हो गए। उनकी वजह कोई भी रही हो, मैं उन वजहों में नहीं जाना चाहता, यहां पर उन वजहों की बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन मुद्दा यह है दोस्तों कि वजह जो कुछ भी रही हो, लेकिन नुकसान यहां पर शायद देश का हुआ है, क्योंकि बिना चर्चा के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां जा रहे हैं उनके बीच में दोस्तों बिना चर्चा के ही बहुत सारे कानून जो थे वो संसद में पास हो गए। तो ये वाकई में दोस्तों चिंता वाली बात है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि संसद में हंगामे की वजह जब होगी, जब हंगामा होगा चर्चा हो ही नहीं पाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दे होते हैं जो कभी कभी यहां से हमारे हाथ से निकल जाएंगे और दोस्तों अगर ये बात आगे बढ़ी तो दोस्तों बहुत नुकसान यहां पर हो सकता है। अब ऐसे में दोस्तों जुडिशरी का कायदा बनता है, जुडिशरी का एक अधिकार बनता है कि वो इन बातों को उठाए और देश के सामने रखे, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल रोल दोस्तों यहां पर निभाना होगा हमारे जुडिशरी को। क्या यहां पर इश्यूज है? अगर इश्यूज की बात की जाए लेजिस्लेटिव प्रोसेस के साथ, तो क्या इशू है? सबसे बड़ा इशू है इशू विद द मीजर ऑफ द एफिशिएंसी। बहुत सारे मैनी रिले ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिल पास बाय द पार्लियामेंट सेशन एज अ मेजर ऑफ इट्स एफिशिएंसी। यानी बहुत सारे बिल दोस्तों यहां पे पास किए गए, however the measure is flawed as it does not account for those what is lost when efficiency is achieved by the passing laws without adequate and notice and deliberation। यानी बहुत सारे लॉज दोस्तों ऐसे पास हुए हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, जिन पर निर्णय होना चाहिए था, जिन पर एक अच्छा सा डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों वो एक फ्लो में निकल गए, वो यहां पर बिल्कुल ही बिना चर्चा के दोस्तों पास हो गए। तो ये एक सबसे बड़ा यहां पर इशू है जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का बना हुआ है। दूसरा जो इशू है दोस्तों, प्रायोरिटी टू पार्टी पॉलिटिक्स दैन वोटर्स। यहां पर दोस्तों में देखने को मिलता है पार्लियामेंट में जब भी हम जाते हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है कि हम सभी दोस्तों यहां पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स को दोस्तों प्रेफर करते हैं, जबकि वोटर्स ने उनको चुन के भेजा है अपने लिए। तो यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चंस टू द कंसर्न मिनिस्टर रिक्वायरिंग एक्सपर्ट एविडेंस थ्रू द स्टैंडिंग कमेटी, ये चीज दोस्तों नहीं होती। हमने कई बार देखा है संसद में जो क्वेश्चन होते हैं वो सही आदमी से सही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि वहां पर दोस्तों पार्टी पॉलिटिक्स पहले आ जाती है और इस वजह से दोस्तों वहां पर थोड़ा सा नुकसान होता है और इस नुकसान को रोकने का दोस्तों काम करना ही पड़ेगा। लैक ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन की बहुत बड़ी समस्या है कि पूरा इफेक्टिव पार्टिसिपेशन दोस्तों यहां पर नहीं हो पाता। पूरी तरीके से जो हमारे लोग हैं वो वहां पे एंगेज नहीं हो पाते बिल्स में या लॉज को बनाने में, और ये दोस्तों एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालता है हमारे लॉज पर, हमारे बिल पर और हमारे इस पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। इसके अलावा दोस्तों लैक ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग, जो हमारी फंक्शनिंग है दोस्तों वहां पर भी हम प्रभावहीन एक नेतृत्व देखते हैं। जितनी भी लॉ मेकिंग है रेंडरिंग पार्लियामेंट रूबर रबर स्टैंप बन गया है, वो सेक्रीफाइस हमने करा है दोस्तों 2 करोड़ आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को, लेकिन वहां पर दोस्तों कोई भी प्रकार का हमें एक रिस्पेक्ट नहीं दिखता, एक हमें वहां पे एक इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता। ये दोस्तों सबसे बड़ी समस्या बन के निकला है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें दोस्तों तो उनको भी अंडरमाइन कर दिया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ इश्यूज दोस्तों यहां पर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जितने भी आपने देखे होंगे ध्वनि मत से जो बिल पारित होते हैं, अब ध्वनि मत से बिल पारित होते हैं दोस्तों तो उसका एक तरीका होता है कि अगर यस की ध्वनि तेज सुनाई दी है तो बिल पास हो गया, नो की ध्वनि तेज सुनाई दी है तो बिल पास हो गया। भैया ये किस तरह का एक लॉजिक है मेरे भाई? अगर मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, उनकी आवाज हल्की है और 5 लोग खड़े हैं,
उनकी आवाज तेज है तो भैया क्या होगा, जो 5 कहेंगे वो मान लिया जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्लियर मेथड हमारे पास नहीं है दोस्तों, तो इसको दोस्तों यहां पर देखने की जरूरत है। इस पर ही कुछ ऑब्जेक्शन दोस्तों ऑपोजिशन ने भी उठाए थे और यहां पर दोस्तों जुडिशरी ने भी इस पर थोड़ा सा एक बात कही है। अब यहां अगर हम बात करें तो बिल जो मनी बिल है दोस्तों, मनी बिल के प्रोविजन को भी दोस्तों यहां पर मिसयूज किया जाता है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा मनी बिल होता है दोस्तों, मनी बिल को लेकर केवल हमारी लोकसभा के पास ही पूरे अधिकार होते हैं और मनी बिल को लेकर दोस्तों लोकसभा स्पीकर के पास ही केवल अधिकार होते हैं, वही इस पर दोस्तों सारे निर्णय कर सकता है। तो यहां पर दोस्तों राज्यसभा को मनी बिल से बाईपास कर दिया जाता है क्योंकि सारे अधिकार लोकसभा के पास हैं। तो यहां पर दोस्तों राज्यसभा कुछ भी एक प्रभावकारी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता, इसलिए दोस्तों यहां पर भी इसका कई बार मिसयूज होते हुए देखा गया है। आगे बात करें दोस्तों तो प्रोविजन जितने भी हो दोस्तों, ये सब दोस्तों जुडिशरी एड्रेस कर सकती है देयर वायलेशन इन द टाइमली मैनर। यानी हमारी जो जुडिशरी है, दिस प्रोविजन विल ओनली बी टेकन सीरियसली इफ द जुडिशरी एड्रेसेस देयर वायलेशन इन द टाइमली मैनर। यानी जितने भी इश्यूज मैंने आपको ये बताए हैं, इन सभी इश्यूज पर दोस्तों एक्शन लिया जा सकता है अगर जुडिशरी इनको सही समय में एड्रेस कर दे। The longer a challenge is pending, the more ground the state has to argue that rights and obligations created under the law should not be disturbed for a mere procedural violation. यानी जितना टाइम इसमें लगाएगा अपना जुडिशरी सिस्टम, उतना ही दोस्तों उनको अधिकार हो जाएगा अपनी बात को रखने का। इसलिए जुडिशरी का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक निकल के आता है कि वो इस पर दोस्तों काम करे और वो इसको दोस्तों एड्रेस करे और यहां पर दोस्तों अपने रोल को पुख्ता करे। अगर हम बात करें जुडिशरी के रोल की दोस्तों, क्या क्या कर सकता है जुडिशरी हमारा सिस्टम, तो सबसे पहली बात इन्फोर्सिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी एक संविधान की जो भावना है, संविधान में होने की भावना है, उसको दोस्तों यहां पर जुडिशरी अप्लाई कर सकती है। जुडिशरी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपने डेमोक्रेटिक आइडियाज को लेकर। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है दोस्तों, डूइंग दिस इज एनफोर्सिंग द टेक्स्ट एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्निंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। यानी हमारे संविधान के द्वारा दोस्तों जुडिशरी को एक सीधा साधा मेथड दिया गया है कि वो सीधे सीधे लॉ मेकिंग में दोस्तों अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। कैसे? चेंजिंग द मेथड ऑफ द इवैल्यूएटिंग। One important method is for judiciary is to making deliberation a factor in evaluating the constitutional validity of laws. यानी जुडिशरी एक काम कर सकती है कि वो क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इवैल्यूएट करने के जो लॉज हैं उनमें दोस्तों बदलाव कर सकती है या उसको दोस्तों देख सकती है, उसको डेलिब्रेट कर सकती है। ये एक बड़ा तरीका है दोस्तों सीधे सीधे लॉ मेकिंग में अपने इंपॉर्टेंट रोल को अदा करने का। दूसरा तरीका यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हम सभी को मालूम है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू द कोर्ट्स रोल इज टू कॉल ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनिंग व्हाई द लॉज इज रिस्पांसिबल एंड देयरफॉर वैलिड। यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीधे सीधे पार्लियामेंट से पूछ सकता है किसी भी कानून के बारे में, किस कानून के बारे में आप बताइए कि किस तरीके से ये कानून जो है वो संविधान के अनुरूप है, किस तरीके से संवैधानिक है ये, ऐसा सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सीधे सीधे पूछ सकता है। तो ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को यहां पर दोस्तों अपना एक पक्ष रखना चाहिए और यहां पर दोस्तों अपनी एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करना चाहिए। इसके बाद बात करें तो दोस्तों लेजिस्लेटिव इंक्वायरी वुड यूजुअली इंक्लूड द इवैल्यूएटिंग द फैक्चुअल बेसिस जस्टिफाइंग द लॉज एंड सुटेबिलिटी ऑफ द लॉ टू अचीव इट्स एम एंड द नेसेसिटी एंड प्रोफेशनलिटी ऑफ द लॉ रिएक्टिव इट्स एडवर्स इंपैक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट। यानी हमारी जुडिशरी हर उस कानून को दोस्तों निष्क्रिय कर सकती है कुछ समय के लिए जो कि फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अगर कोई भी उसको लगता है कानून ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाने वाला है तो वो दोस्तों यहां पर उसको रोक सकती है, वो उसको पार्लियामेंट को लागू करने से रोक भी सकती है दोस्तों। तो ऐसे स्टेप यहां पर उठाने चाहिए हमारे जुडिशरी को ताकि दोस्तों यहां पर काम अपना बन पाए। अगर बात करें दोस्तों इतिहास की, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ऐसा काम किया है जब इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन केस आया था 2013 में, तब दोस्तों कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था लॉ प्रोहिबिटिंग द डांस परफॉर्मेंस only in hotels with less than 3 stars as rooted in the class
prejudice and therefore violated the equality। यहां पर दोस्तों एक एक्ट आया था, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन एक्ट 2013 में जो केस आया था, उसमें दोस्तों क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया था अ लॉ प्रोहिबिटिंग द डांस परफॉर्मेंस, जिसमें एक लॉ बनाया गया था जो कि डांस परफॉर्मेंस को लेकर था होटल्स में, तो उसको दोस्तों इनवैलिड कर दिया गया था। यहां पर ऐसा फैसला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो ऐसे ही दोस्तों अपने इफेक्ट को यहां पर बनाने की जरूरत है। यहां पर दोस्तों कई तरह के और भी काम हमारा जो जुडिशरी है वो कर सकता है। ऑन द ग्राउंड दैट ओनली सच होटल्स वर साइट्स ऑफ ट्रैफिकिंग, द कोर्ट रिजेक्टेड दिस क्लेम बाय एग्जामिनिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस। यहां पर दोस्तों कहा गया था कि जो होटल्स हैं वो एक ट्रैफिकिंग का एरिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर दोस्तों लॉ मेकिंग प्रोसेस को एग्जामाइन किया और दोस्तों इसको फिर इनवैलिड करार दे दिया था। तो इस तरीके से बात करें दोस्तों तो प्री अजम्पशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटलिटी, इस पर भी दोस्तों काम किया जाता है। जुडिशरी कैन आल्सो मेक द डेलिब्रेशन अ फैक्टर इन चूजिंग वेदर टू एम्प्लॉय द डॉक्ट्रिन ऑफ परसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंटलिटी। यानी जुडिशरी अपना काम दोस्तों बहुत ढंग से कर सकता है, उसके पास अधिकार पूरे हैं और यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से वो अपना प्रभाव छोड़ सकता है, पूरी तरीके से अपना प्रभाव दे सकता है अगर वो चाहे तो। इसके अलावा बात करें तो अंडरस्टैंड एंड करेक्टली एप्रिशिएट्स द नीड्स ऑफ इट्स ओन पीपल, यानी जो हमारा जुडिशरी है क्या करेगा, इट इज रूटेड इन द फिक्शन दैट द लेजिस्लेचर इज वाइडली रिप्रेजेंटेटिव डेलिब्रेटिव ऑर्गन एंड दस अंडरस्टैंड एंड करेक्टली एप्रिशिएट द नीड्स ऑफ इट्स ओन पीपल। अपने जो लोगों की जरूरत है उसको एप्रिशिएट करना, उसको करेक्टली एप्रिशिएट करना, उसको समझना, दोस्तों ये काम होना चाहिए। लेकिन अगर जुडिशरी कन्फाइंस कर दी है द डॉक्ट्रिन ओनली टू केस वेयर द स्टेट शोज दैट लॉज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस वर केयरफुली डेलिब्रेटेड इन द पार्लियामेंट, the judiciary can encourage legislative bodies to ensure a deliberative law making process। हमारी जुडिशरी दोस्तों केवल काम नहीं, एक इंकरेजमेंट भी दे सकती है हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं कि वो एक सही लॉ मेकिंग प्रोसेस को अपनाएं, उनको डेलिब्रेट करें दोस्तों। तो ये बहुत सारे काम यहां पर कर सकती है हमारी जुडिशरी। अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो बी रिफॉर्म्ड फ्रॉम विद इन, यानी हमारे जो सीजीआई हैं वो सजेशन दे सकते हैं दैट द लेजिस्लेचर बी रिफॉर्म्ड फ्रॉम विद इन इट इमीडिएटली द आइडियल सॉल्यूशन टू रेमेडिंग लेजिस्लेटिव डिसफंक्शन विदाउट रेजिंग द कंसर्न ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहां पर दोस्तों काफी काम ऐसे हैं जो हमारी जुडिशरी को अपनाना चाहिए और एक लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपना इफेक्टिव रोल यहां अदा करना चाहिए, ऐसा दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है। और ये जरूरी भी है दोस्तों ताकि एक दूसरे पर दोस्तों एक दूसरे का प्रभाव बना रहे, ताकि वहां पर कोई भी चीज गड़बड़ होने की कोई भी गुंजाइश ना हो जाए। आगे बढ़े दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करें तो इंडियन जुडिशरी की हम बात करते हैं हैज ओपन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट इज पॉसिबल टू इनरिच डेमोक्रेसी बाय एड्रेसिंग द डिसफंक्शंस इन द अदर इंस्टीट्यूशन, but by adopting a swift and the systematic approach to reviewing the legislative process, the judiciary can help restore faith in the temples of the democracy। यानी जो एक विश्वास हमारा थोड़ा सा खत्म हुआ है, जो भारत में जुडिशरी पर या लेजिस्लेचर पर एक विश्वास खत्म हुआ है, जुडिशरी दोस्तों उसको वापस से रिस्टोर कर सकती है एंड पुश अस टुवर्ड द कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सॉर्ट टू क्रिएट। तो ऐसा काम यहां पर दोस्तों किया जा सकता है, हमारी जुडिशरी के द्वारा यह काम दोस्तों हो सकता है अगर वो अपना एक इफेक्टिव रोल यहां पर अदा करती है। तो दोस्तों ये हमारे थे कुछ आर्टिकल जिनके साथ मैंने आपके साथ चर्चा की है आज, ये कुछ एडिटोरियल थे जिनके साथ मैंने आपको चर्चा की है। उम्मीद है कि ये सारी चर्चाएं, ये सारा डिस्कशन आपको फायदा देगा और ये टॉपिक की समझ को आपको बढ़ाएगा। इन तीनों चारों टॉपिक की जो हमने डिस्कशन करा है उनकी समझ आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बढ़ाएगा। यहां से पूरा आपको मटेरियल मिला है, मुझे उम्मीद है कि आपको फायदा करेगा और आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन दोस्तों। तो दोस्तों मुझे बताएंगे इस सेशन के इस कमेंट सेक्शन में, बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये सेशन, कैसा लगा आपको ये कंटेंट और कैसा लगा आपको ये रिप्रेजेंटेशन, कैसा लगा आपको ये वीडियो। मुझे सारी बातें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे बताइए क्या क्या चाहिए आपको, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको दोस्तों फैलाइए अपने सारे एस्पिरेंट में, ताकि कोई भी एस्पिरेंट दोस्तों इस वीडियो से अछूता ना रहे, क्योंकि दोस्तों परोपकार करेंगे तो आपका भी भला होगा और सबका दोस्तों भला होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको शेयर करेंगे सभी ग्रुप में, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, और बने रहेंगे हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर दिशा पब्लिकेशन के मेरे साथ शुभम अग्रवाल के साथ। चलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर को यहाँ पे ओवर करता हूं, यहाँ पे रोकता हूं और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए, ऊर्जाओं से दोस्तों भरपूर रहिए, आलस्य से दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।